हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़न है इसकी करंट अफेयर्स जो कि हमारे दिसंबर मंथ की चल रही है। काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहली टॉपिक देखेंगे स्पेस बेस्ड जो रिमोट सेंसिंग होती है, और एक न्यू स्कीम लाई गई थी पीएम वानी, इसके बारे में देखने वाले हैं हम लोग। और साथ ही साथ अगर टाइम बचा तो फिर नेक्स्ट भी हम लोग देख लेंगे कि नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती है, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। काफ़ी अच्छी आर्टिकल्स है यहाँ पे, और काफ़ी आपको साइंस एंड टेक की ऐसी लेसन होती है जो कि आपकी रियल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा आपको एक हेल्प करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप लोग अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे, और साथ ही साथ हमारा परेड ज़रूर देखे होंगे। और उसके अलावा जो ट्रैक्टर रैली निकली थी, क्या आपने वो सारी चीज़ें इंजॉय की कि नहीं की? नहीं किए तो ज़रूर फिर से देख लीजिएगा। रिपीटेड तो दिखाते ही रहता है, और साथ ही साथ आपको यूट्यूब में भी देखने को मिलेगा, वो ज़रूर देखिएगा। देखिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहली बात, इससे भी पहली बात है कि हमारे इंडिया की जो भी खासियत होती है, हम लोग जिस तरीके से गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं, उसकी हर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए ये आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए मेंस का। यहाँ पे है, सबसे पहली क्वेश्चन है कि डेटा प्रोटेक्शन इज़ नॉट जस्ट अ प्राइवेसी इशू, इट इज़ ऑल्सो अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। इट मीन्स कि जो डेटा प्रोटेक्शन की हम लोग बात करते हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा एक प्राइवेसी इशू है हर एक इंडिविजुअल का। ये हमारा पूरा, अगर कंट्री के बारे में देखें तो ये नेशनल इशूज़ भी है, नेशनल सिक्योरिटी के इशूज़ भी है। ठीक है, सेकेंड है कि आपको यहाँ पे हाईलाइट करना है क्या रोल होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की हमारे इंडिया में, और साथ ही साथ इनका जो कुछ इश्यूज़ है उसको डिस्कस करना है जो भी इनके फोर्सेस के साथ एसोसिएटेड है, और किस रिफॉर्म की, किस तरीके की रिफॉर्म की यहाँ पे ज़रूरत है, ये भी आपको बताना है। थर्ड है कि आपको कुछ की चेंजेस जो भी यहाँ पे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज एक्ट 2019 में किया गया है, उन सारे चेंजेस को हाईलाइट करना है। और साथ ही डिस्कस करना है कि क्या ऑब्जेक्शंस यहाँ पे रेज हो रहा है। जैसे एनआईए के ए में एक तरीके का आपका रखा गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के अंदर जो है आप लोग देखोगे कि यहाँ पे पावर बढ़ाई गई है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि क्या क्या यहाँ पे चेंज किया गया है। फोर्थ है कि नॉन स्टेट एक्टर्स आर सिग्निफिकेंट कंटेक्ट इन मेनी इंपॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया। तो नॉन स्टेट एक्टर है, ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी नक्सलिस्ट वगैरह जो होते हैं, उनके कारण हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस किया जाता है। तो उन सबको यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे आंसर लिख लिए हो और चाहते हो कि आपके आंसर को कोई इवेलुएट कर दे, तो उसके लिए आप हमारे जो यहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इनिशिएटिव चल रही है, उसके साथ आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। आपको बस एक काम करना है कि इस मेल आईडी में मेल करनी है, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आप किस तरीके से हमारे ग्रुप के साथ ज्वाइन हो सकते हो। यानी हमारा टेलीग्राम ग्रुप में चलता है ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जहाँ पे आपको डेली क्वेश्चंस दिए जाते हैं और डेली आप लोग वहाँ पे आंसर लिखकर भेजते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट आर्टिकल के साथ, जो कि है स्पेस बेस्ड रिमोट सेंसिंग। ये क्यों है न्यूज़ में? क्योंकि रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा एक ड्राफ्ट पब्लिश किया गया है जिसका नाम है स्पेस बेस्ड रिमोट सेंसिंग पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो इसको स्पेस आरएस पॉलिसी 2020 भी कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे। इससे पहले आप समझिए कि व्हाट इज़ रिमोट सेंसिंग। कई बार आप लोग रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का भी नाम सुनते हो, तो रिमोट सेंसिंग होता क्या है? देखिए, रिमोट सेंसिंग एक तरीके का प्रोसेस है ना, सेंस करना। जैसे आप लोग देखते हो, कहते हो कि इसका सेंसिंग पावर बहुत तेज है, इसका आईक्यू तेज है, इसका सेंस तेज है। इट मीन्स क्या है कि आप किसी भी चीज़ को भांप लेते हो, डिटेक्ट करते हो, या फिर किसी भी चीज़ को मॉनिटर अच्छे तरीके से करते हो। तो वैसे चीज़ों में हम लोग कहते हैं कि उनका सेंस तेज है। तो यहाँ पे रिमोट सेंसिंग का भी मतलब वही है ना, कि हमारे अर्थ में आप देखोगे कि कोई भी एरिया है या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को डिटेक्ट कर और मॉनिटर करना। और इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो एक तरीके से आप लोग देखो कि एक रेडिएशन के थ्रू, जैसे कि रिमोट सेंसिंग है। आप लोग जैसे टेलीविज़न देखते हो तो रिमोट इस्तेमाल करते हो। रिमोट में क्या होता है? इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। तो आप लोग जहाँ पे भी बैठे रहते हो, टीवी से, टेलीविज़न से बहुत डिस्टेंस पे दूर बैठे रहते हो, लेकिन एक बार आप लोग अगर चैनल चेंज करना हो तो उठ कर जाकर टेलीविज़न में तो आप लोग बटन नहीं ना क्लिक करते हो, आप लोग अपने जो रिमोट है उसमें आप लोग बटन क्लिक करते हो। तो वो क्या होता है, वो भी जो आपका रिमोट है ना, वो सेंस कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है कि अच्छा हाँ, यहाँ पे टीवी है, इसको इस तरीके के चैनल में जाना है, ये नंबर का चैनल यहाँ पे क्लिक किया जा रहा है। तो वो सारी चीज़ों को वो डिटेक्ट कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसी को रिमोट सेंसिंग कहते हैं। और इससे क्या होता है ना, रिसर्चर्स को काफ़ी हेल्पफुल होता है कि वो हमारे अर्थ में कहाँ किस तरीके की मिनरल है, हमारे अर्थ में क्या क्या पाए जाते हैं, क्या खनिज है, क्या है, कहाँ पे क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ों को सेंस करने में हमारे रिसर्चर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है।
कुछ आप एग्जाम्पल भी देख लेते हो, जैसे सैटेलाइट में कैमरा लगाए जाते हैं, एयरप्लेन में भी कैमरा लगाए जाते हैं। क्यों कैमरा होते हैं? तो सैटेलाइट के थ्रू जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होती है ना, उनका काम क्या होता है? उनका काम ही होता है कि हमारे अर्थ के अंदर कहाँ पे गोल्ड है, कहाँ पे कोयला है, कहाँ पे क्या और खनिज है, उन सबको सेंस किया जाता है और उसकी इमेजेस लेकर जो है वो भेजा जाता है। तो वो हम लोग देखते हैं कि सैटेलाइट के ऊपर जो कैमरा लगाया जाता है उसका वही काम होता है। साथ ही आप लोग देखो कि एक सोनार सिस्टम होता है शिप में, जो पानी वाली जहाज होती है ना, उसमें क्या होता है, सोनार सिस्टम होता है। उससे क्या होता है कि एक ओशन फ्लोर का जो इमेजेस है ना, उसको क्रिएट करके उसको इस्तेमाल किया जाता है बिना किसी निडल का इस्तेमाल करके। जैसे आप लोग देखो कि पानी में जहाज जो चलती है वो कैसे चलती है, नेविगेशन के थ्रू चलती है। तो वो कैसे चलती है, बहुत दूर आगे तक का जो है ना इमेजेस जो है इस सेंसिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है जो शिप्स के ड्राइवर होते हैं उनको मिलते जाता है कि हाँ इतने डिस्टेंस में, इतने दूरी में इस तरीके की ओशन फ्लोर है, ऐसी ओशन फ्लोर है, आगे चल के कोई तूफान नहीं आने वाला है। बहुत सारी डिटेल्स उनको पता चलता है जब वो इस तरीके के शिप्स को चलाते हैं। वही आपका सेम एरोप्लेन में भी है। जब एरोप्लेन हमारे जब स्ट्रेटोस्फेयर में चलती है तो उस समय भी जो है वहाँ पे जो अर्थ का सरफेस है ना, उसका लार्ज एरिया का इमेजेस एरोप्लेन के पास होता है। ये सारे आप लोग देखोगे कि रोड पे आप लोग चलते हो तो उस समय आप लोग जीपीएस इस्तेमाल करते हो कि आपको रास्ता कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना है। तो वहाँ पे आपको जीपीएस में भी आपको सारे इमेजेस मिल जाते हैं। मिलते हैं कि नहीं? आप घर बैठ के भी कहीं पे भी जाना होता है तो आप पहले आप जीपीएस के थ्रू देख लेते हो, तो आपको एक इमेजेस मिल जाता है। ये कैसे मिल रहा है? ये भी रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आपको इस तरीके का इमेजेस देखने को मिल रहा है। तो ये हर एक जगह इस्तेमाल किया जाता है। रिमोट सेंसिंग डेटा की अगर बात करें तो इसमें काफ़ी एबिलिटी होती है कि जो भी हमारे रेजोल्यूशंस में, डिफरेंट डिफरेंट रेजोल्यूशंस में आपको देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि आप लोग देखते हो कि फ़ोन में रेजोल्यूशंस काफ़ी चेंज होते हैं। पहले के फ़ोन में आप देखोगे कि कम मेगापिक्सल के होते थे और रेजोल्यूशन भी कम होता था, जिसके थ्रू आप लोग देखोगे कि ज़्यादा हद तक क्लियर फोटो आपको नहीं देखने को मिलता है। अब आप लोग को मेगापिक्सल देखने को मिलता है 108 मेगापिक्सल, यानी कि इतना ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन का आपको कैमरा देखने को मिलेगा। तो अल्ट्रा क्लियर आपको पिक्चर देखने को मिलेगा। जब भी आप सेल्फी लोगे तो इतना क्लियर पिक्चर होगा, साथ ही साथ आपका व्यू, आपके बैकग्राउंड का व्यू, सारी चीज़ें बहुत अल्ट्रा क्लियर होगी। तो ये भी कैसे होता है? ये रिमोट सेंसिंग के थ्रू ही होता है। साथ ही आप देखो कि स्पेस बेस्ड, यानी कि स्पेस में जो हमारा रिमोट सेंसिंग है ना, इससे हम लोग क्या क्या कर पाएंगे? तो ये एक प्रोसेस होगा जिसमें कि जो स्पेस में जितनी भी तरीके की मटेरियल है, जो भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है स्पेस का, तो उसको डिटेक्ट कर पाएंगे और मॉनिटर कर पाएंगे। और ये हम लोग सैटेलाइट के थ्रू करते हैं, आज की भी डेट में करते हैं। और दूसरा एयरक्राफ्ट है और तीसरा अनमैन्ड एयर व्हीकल है। जैसे आप लोग ड्रोन वगैरह भी कह सकते हो। अनमैन्ड कहने का मतलब है कि कोई उस तरीके के व्हीकल को उड़ाने में उसमें कोई इंसान नहीं बैठा है। अब जैसे ये एयरक्राफ्ट है तो वाजिब सी बात है कि एयरक्राफ्ट में कोई ना कोई आर्मी, कोई ना कोई इसके जो है पायलट होंगे ही जो उसको फ्लाई करेंगे। लेकिन अनमैन्ड जो एरियल व्हीकल होते हैं, जैसे ड्रोन होता है, तो इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, किसी आदमी को नहीं बैठने की ज़रूरत है। वो आपका रिमोट के थ्रू इसको सेंस किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग रिमोट सेंसिंग, स्पेस बेस्ड जो रिमोट सेंसिंग है उसको हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इजी एक्सेस है, यानी कि स्पेस का अगर आपको कुछ जानना है तो आप कैसे देख सकते हो? क्या नीचे से देखकर आपको पता चल पाएगा कि हाँ स्पेस में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है? या फिर आप लोग फोटो लेते रहोगे नीचे से अपना 108 मेगापिक्सल से, तो आपको क्लियर पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। उसके लिए आप लोग को सैटेलाइट भेजना ज़रूरी है, या फिर ऊपर जाकर आपको वहाँ पे उस तरीके का कैमरा भेजना ज़रूरी है। ड्रोन के थ्रू आप लोग देखते हो कि बहुत ज़्यादा जो है आज की डेट में ड्रोन के थ्रू आप लोग देखते हो कि बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग वगैरह होता है और कैमरा वगैरह भी के थ्रू भी उससे इमेजेस आपका कैप्चर किया जाता है। तो इस तरीके से काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अब हमारा जो यहाँ पे प्रोग्राम है ना, इसके बारे में समझते हैं। ये है स्पेस आरएस पॉलिसी 2020। तो ये है क्या? मेन इस पॉलिसी का एम यही है कि सारे स्टेक होल्डर्स को, हमारे कंट्री में जितने भी है ना, उनको इनक्रेज करना है कि वो स्पेस बेस्ड जो रिमोट सेंसिंग एक्टिविटीज़ है उसमें वो पार्टिसिपेट करें। अगर पार्टिसिपेट करेंगे तभी हमारा जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शलाइज हो पाएगा। पॉलिसी स्टेट अगर हम लोग देखें जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, तो हमारे इंडियन इंडस्ट्री को सबसे पहले प्रमोट किया जा रहा है। उसके बाद एक इजी अनेबल कहा जा रहा है कि एक इजी एक्सेस होगा स्पेस बेस्ड जो रिमोट सेंसिंग डेटा है। साथ ही साथ यहाँ पे स्पेस बेस्ड जो रिमोट सेंसिंग सिस्टम है उसको भी रियलाइज़ किया जाएगा, ठीक है। और साथ ही एक टाइमली और रिस्पॉन्सिव रेगुलेटरी इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। और ये किस लिए? तो जिससे कि हम लोग यहाँ पे बेटर तरीके से रिमोट सेंसिंग सिस्टम को जो है ना ऑपरेट कर सके। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर रखा गया है। पहले आप लोग देखो कि रिमोट सेंसिंग डेटा पॉलिसी इससे पहले 2011 का था, और इसमें कहा गया था कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके लिए ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव है और लेस अपॉर्चुनिटी है। यानी कि रेस्ट्रिक्टिव जो यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि रोका बहुत ज़्यादा जा रहा है लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत कम देखने को मिल रहा है। लेकिन अब इस चीज़ का उल्टा किया जा रहा है कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्टिव आपको कम देखने को मिलेगा। इस बार का जो 2020 का यहाँ पे डेटा पॉलिसी है, लेकिन
अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये हम लोग इसलिए भी ला रहे हैं ना, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है, सेल्फ रिलायंट होने की। नॉलेज इससे हम लोग ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे, कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे। जब हमें स्पेस में और भी ज़्यादा नॉलेज हो पाएगी तो ऑब्वियस है कि हम लोग उस क्षेत्र में और भी काम करेंगे। कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होगा, एक बेटर इन्वायरमेंट हम लोग क्रिएट कर पाएंगे। तो ये सारी न्यू पॉलिसी है जिससे कि काफ़ी इश्यूज़ जो हमारे कंट्री में चल रही है उसको हम लोग टैकल कर पाएंगे। लेकिन अब समझते हैं कि कैसे ये जो स्पेस बेस्ड रिमोट सेंसिंग है ना, ये हमारे इंडिया के डेवलपमेंट को और ज़्यादा बढ़ाएगा ही क्यों नहीं बढ़ाएगा? क्योंकि आज की डेट में हम लोग को हर जगह खुदाई करना पड़ता है, और खुदाई के दौरान हम लोग को पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे कोयला है, अच्छा यहाँ पे डायमंड है, ऐसे करना पड़ता है, और जो कि बहुत एक्सपेंसिव और बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। लेकिन अगर हम लोग ऐसे ही रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भेज दें, या फिर चलिए सैटेलाइट भेजने में भी बहुत कॉस्ट खर्च होती है, लेकिन एक आप ड्रोन खरीद लीजिए, उसमें ही आप लोग एक अच्छे हाई रेजोल्यूशन का कैमरा लगा दो, उसको आप लोग फ्लाई करो, और हमारे अर्थ में स्पेस पे भेजने वाले, और हमारे अर्थ की जो भी अंदर की जो मटेरियल है उसका अगर हाई रेजोल्यूशन का अगर हम लोग को इमेजेस मिल जाता है, तो बहुत हद तक हमें ये जानने में सहूलियत होगी ना कि हमारे यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज कितना है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी कितना है, मिनरल कितना है, ग्राउंड वाटर कितने हैं, ओशन फ्लोर्स कितने हैं, जंगल कितने बचे हैं, जिससे कि हम उसका एक अच्छा खासा इस्तेमाल भी कर पाएंगे। तो इसलिए कि पहली बात यहाँ पे कही जा रही है कि इंडिया का डेवलपमेंट कैसे होगा, तो डेवलपमेंट तभी होगा जब हमें पता चल पाएगा कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज है। सेकंड है कि शायद अगर हमें पता चल पाए तो हम लोग एक बेटर तरीके का, जो हमारे यहाँ डिजास्टर आते रहता है, जैसे आप लोग देखो कि फ्लड आएगा, ड्रॉट आएगा, साइक्लोन आएगा, अर्थक्वेक आएगा, तो इतने तरीके के जो फ्लड आते हैं ना, उसको इतने तरीके के जो डिजास्टर आते हैं उनको कहीं ना कहीं हम लोग मैनेज कर पाएंगे। तो इस तरीके का जो फ्रिक्वेंट हमें डिजास्टर देखने को मिलता है, अगर हमारे पास रिमोट सेंसिंग के थ्रू अगर डेटा रहेगा ना, तो हम लोग इसको एफिशिएंटली मैनेज कर पाएंगे। साथ ही एग्रीकल्चर और सॉइल की बात करें तो स्पेस डेटा को हम लोग यहाँ पे बहुत तरीके का क्रिटिकल आस्पेक्ट में भी एड्रेस कर पाएंगे, जैसे कि क्रॉप एरिया एस्टिमेशन करना, कि कितना ज़्यादा जो है हमारे यहाँ फसल उगाने के लिए एरिया है, इसमें जो है फसल उगाया जाएगा तो इसकी यील्ड क्या होगी, प्रोडक्शन कितना होगा, क्रॉप का किस तरीके से कंडीशंस होगा। सो बेसिक सॉइल की इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी कि सॉइल फर्टाइल है कि नहीं, सॉइल में किस तरीके की कितनी क्वांटिटी की फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, क्रॉपिंग सिस्टम स्टडीज़ क्या होगी, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि हमें प्रोडक्शन और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, जैसे कि आप देखो कि प्राइसिंग, प्रोक्योरमेंट और फूड सिक्योरिटी जैसी जो यहाँ पे पॉलिसीज़ है उसमें भी हेल्प हो पाएगा। कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर और सॉइल में भी हम लोग हेल्प हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले जो इन्वायरमेंट में हम लोग पढ़ रहे थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा 70 to 80% वाटर जो है इरीगेशन सेक्टर में ही खर्च हो जाता है। तो हम लोग बेटर तरीके से समझ पाएंगे ना कि किस एरिया में, किस मिट्टी में, किस जगह पे पानी देना ज़्यादा ज़रूरी है, किस एरिया में हम लोग जो है ऐसे फसल लगा सकते हैं जिसमें कि कम पानी से भी वहाँ पे फसल प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, किस एरिया में हम लोग को ऐसी फसल लगानी चाहिए कि ठीक है वहाँ पे पानी की अवेलेबल है, वाटर टेबल ज़्यादा लो नहीं है, वहाँ पे अगर हम लोग फसल लगाएंगे तो वहाँ पे सिंचाई बेटर तरीके से हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ों का भी हम लोग को जानने में बहुत ज़्यादा हद तक सहूलियत हो पाएगा। ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग मैनेज कर पाए तो ऑब्वियस है कि हम लोग डेवलप हो पाएंगे। नेक्स्ट है कि रूरल और जो अर्बन मैनेजमेंट है, डेवलपमेंट है, वो भी हम लोग कर पाएंगे। आज के डेट में आप लोग देखते हो कि इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम कहा जा रहा है, मनरेगा प्रोग्राम है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के एरिया में बहुत ही ज़्यादा ये चलता है। तो मनरेगा क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके तहत जो है अनस्किल्ड वर्कर्स को 100 डेज़ की गारंटीड जॉब प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें क्या होता है ना कि हम इसको बेटर तरीके से एक्सेस किया जाएगा, मॉनिटर भी कर सकते हैं, इसके लिए फर्दर किस तरीके का प्लानिंग करना है ये भी हम लोग आगे कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, जिसमें कि आप देखो कि सिटी की पॉपुलेशन भी बढ़ते जा रही है, अर्बन स्प्रॉल होते जा रहा है। इट मीन्स कि आप लोग इस चीज़ को फील कर पा रहे हो कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो ग्रामीण एरिया से निकलकर अर्बन सिटी में आ रहे हैं, और इसको हम लोग माइग्रेशन कहते हैं, बट इसके पीछे कुछ फोर्सफुल पर्पस होती है कि कुछ बच्चे आप लोग देखो कि पढ़ने आ जाते हैं, कुछ बच्चे जो है जॉब करने आ जाते हैं, कुछ लोग जो है अच्छी बेटर लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड को यहाँ पे इंक्रीज़ करने के लिए आते हैं। तो ये सारी कुछ रीज़न है जिसके कारण आप लोग देखो कि अर्बन स्लम का भी फॉर्मेशन हो जाता है। स्लम कहने का मतलब होता है झुग्गी झोपड़ियाँ, तो ये सारी चीज़ें फॉर्म होती है। तो इसलिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहने का मतलब है कि ऐसा ना हो कि अर्बन एरिया में जो माइग्रेशन हो रही है उससे अर्बन एरिया और अर्बन सिटीज़ को कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाए, कि वो इस तरीके के पॉपुलेशंस को कॉप अप नहीं कर सके, मैनेज नहीं कर पाए, उनको बेसिक जो एमिनिटीज़ है वो प्रोवाइड नहीं कर पाए। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बेटर तरीके से करनी चाहिए, और बेटर तरीके से हो पाए उसके लिए हम लोग यहाँ पे इस तरीके से अगर रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं तो बेटर तरीके से हम लोग इसको डेवलप कर पाएंगे।
साथ ही वेदर और क्लाइमेट है। सबसे पहले तो डिफरेंस समझिए कि वेदर और क्लाइमेट क्या होता है। वेदर होता है जैसे कि अगर मैं पूछूं कि आज का मौसम कैसा था, तो मैं पूछूंगी कि आज की क्लाइमेट कैसी थी, या फिर मैं ये पूछूंगी कि आज का वेदर कैसा था। मैं पूछूंगी कि आज का वेदर कैसा था, आज का क्लाइमेट कैसा था, ये मैं नहीं पूछ सकती। वेदर क्या होता है? डे टू डे इन्फॉर्मेशन कि मौसम का क्या हाल चाल है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग कहीं घूमने जाते हो, तो जैसे मॉलडीव्स जा रहे हो, तो आप लोग सोचोगे कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। क्लाइमेट कहने का मतलब है कि जो लंबे समय से 5-10 साल का जो एक वेदर होता है ना, उसको सम अप करके ये बता दिया जाता है कि अच्छा, मॉलडीव्स में अगर आप मार्च टू मई के मंथ में जाओगे तो वहाँ मौसम अच्छा होता है, स्प्रिंग सीजन होते हैं, लेकिन उसके बाद बारिश होती है, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि क्लाइमेट देखा गया है, और क्लाइमेट देखा गया है लंबे अरसे से जो वेदर का पैटर्न चलते आ रहा है ना, उसको समराइज करके देखते हैं। लेकिन वेदर क्या होता है कि डे टू डे आज का वेदर कैसा है, कल का वेदर कैसा रहेगा, ये चीज़ें आप लोग अपने मोबाइल में भी देखते हो। लेकिन क्लाइमेट कहीं का भी आप देखते हो, जैसे अगर आप लोग दिल्ली का क्लाइमेट जानना चाहोगे, तो आप ये बोलोगे ना कि दिल्ली में इस समय से इस समय तक गर्मी होती है, ठंड होती है, बहुत ही ज़्यादा एक्सेस ठंड होती है। तो ये चीज़ें आप लोग क्लाइमेट में कहते हो। क्लाइमेट एक लंबे समय का, यानी कि सम ऑफ अगर आप कर देते हो पूरा वेदर को 5-10 साल के लिए, तो उसको हम लोग क्लाइमेट कह देते हैं। तो वेदर फॉरकास्टिंग और क्लाइमेट मॉनिटरिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में। आज के डेट में आप देखो कि अगर आप नॉर्थ इंडिया में हो, तो आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि जब विंटर सीज़न जाने का टाइम था, तो अब विंटर सीज़न आ रहा है, यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। इवन आप लोग जम्मू एंड कश्मीर में देखो कि इतना ज़्यादा वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है। तो अभी तो इस तरीके का सीज़न है नहीं, स्नोफॉल का टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन अभी स्नोफॉल का टाइम देखने को मिल रहा है, जिसके कारण नदर्न रीजन में भी बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ रही है। तो ये सब क्या है? ये आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का। और साथ ही साथ इससे अनसर्टिनिटी भी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आप एक माइंड सेटअप कर लेते हो ना कि हाँ चलो, 14 तारीख के बाद से जो है नॉर्थ इंडिया में ठंड गिरने लगती है, यानी कि ठंड बढ़ने मीन्स हाँ गिरने लगती है, कम होने लगती है। तो आप लोग काम भी उसी तरीके का करते हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आप लोग अपने विंटर क्लोथ्स को कम लेकर जाते हो, ठीक है ना। तो ये एक क्या होता है कि आप लोग एक माइंड सेटअप होता है। लेकिन इस तरीके का क्लाइमेट चेंज के कारण हम लोग देख रहे हैं कि अनप्रिडिक्टेबल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, अनसर्टिनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है, ठीक है। लेकिन वही आप लोग समझो कि अगर रिमोट सेंसिंग के थ्रू हमें पहले ही ये बता दिया जाए कि हाँ, इतने से इतने टाइम तक जो है ना ठंड बहुत ज़्यादा रहेगी, इतने से इतने टाइम तक गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी, तो इससे हम लोग को वेदर और जो हमारा क्लाइमेट है, उसमें भी हम लोग इसको बेटर तरीके से टैकल कर पाएंगे। गवर्नेंस की अगर हम लोग बात करें, तो स्पेस रिमोट सेंसिंग से जो डेटा यहाँ पे निकल कर आएगा, उसको हम लोग बहुत तरीके से, जो सेंट्रल मिनिस्टर है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनमें हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को प्लान करने में, मॉनिटर करने में, मीड कोर्स करेक्शन करने में और उसको इवोल्यूशन करने में। तो गवर्नेंस में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो पाएगा। जैसे आज के डेट में आप देखो कि कोई भी डेटा, कोई भी आपका जब इंडेक्स निकल कर आता है, तो वो इंडेक्स किस चीज़ पे बेस्ड होता है? कोई भी इंडेक्स जो है ना, आपका डेटा पे बेस्ड होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें, इंडिया जस्टिस जो रिपोर्ट निकल कर आता है, वो रिपोर्ट में आपका डेटा होता है कि कितने जो है जस्टिस, आपका जितने लोगों को जस्टिस मिला, कितने जो है क्राइम के केसेस लॉन्च हुए, कितना रजिस्टर्ड होता है, कितना अनरजिस्टर्ड रह जाता है, किस तरीके से कितने साल में किसको कितना जस्टिस मिला। तो वो सब किस बेसिस पे होता है? वो सारी चीज़ें डेटा के बेसिस पे होती है। तो इसलिए अगर डेटा रहेगा ना, तो गवर्नेंस की जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगी, सरकार काम कर पाएंगे। आपके पास भी आज के डेट में डेटा होता है कि हाँ, प्रीलिम्स अगर देनी है तो उसकी कट ऑफ क्या है, हर एक साल का डेटा आपके पास अवेलेबल होता है। तभी आप अपने आप को अच्छे तरीके से प्लान कर पाते हो कि हाँ, आपको अगर 100 से ऊपर आ जाएगा तो आप सेफ सिक्योर साइड में हो, अगर कैटेगरी में हो। 120 से ऊपर आ जाता है और जनरल में हो, तो आप एकदम सेफ एंड सिक्योर हो। तो ये क्या होता है? ये सारा चीज़ डेटा होता है जो आप अपना काम कर पाते हो। तो इसी तरीके से अगर सरकार को डेटा मिल जाएगा, तो सरकार अपना अच्छे तरीके से काम कर पाएगी। इसलिए इन सब जितनी भी पॉइंट्स कही गई है ना, इससे यही सिद्ध होता है कि हम लोग का जो इंडिया है वो बेटर तरीके से डेवलप कर पाएगा, अगर हमें ये रिमोट सेंसिंग के थ्रू डेटा मिल जाती है तो। और भी मेथड है रिमोट सेंसिंग का। इससे पहले आप लोग देखते थे, सैटेलाइट भेजने से पहले लिडार और ये सोनार, रडार, ये सब चलता है। आज की भी डेट में आप चलता है। रडार है एक डिटेक्शन सिस्टम है, जिसमें कि हम लोग रेडियो वेव्स को इस्तेमाल करते हैं, और किसी भी ऑब्जेक्टिव की क्या रेंज है ना, उसको हम लोग यहाँ पे रडार के थ्रू ये देखते हैं। जैसे आप लोग देखते हो कि जितनी भी फाइटर जेट प्लान उड़ाई जाती है, तो वो लोग दूसरे जो दुश्मन के फाइटर जेट प्लान होते हैं उसको कैसे
उड़ा देते हैं हवा हवा में ही। तो वो उनको ब्लास्ट करने का सिस्टम होता है कि वो उन रडार के थ्रू कैच किया जाता है। अगर उस रडार में आ जाते हैं तो फिर उसको जो है आराम से कैच कर लिया जाता है। या फिर आप लोग देखो कि जो सबमरीन है वो भी पता चल जाता है कि हाँ दूसरे कंट्री का सबमरीन हमारे इंडियन ओशन में आ गया, तो वो हमारे रडार में आ जाता है ना, तो हम लोग उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। यही चीज़ लिडार है, यानी कि लाइट डिटेक्शन और रेंजिंग है, यानी कि ये एक एक्टिव। लिडार में क्या होता है? लिडार में होता है कि ऑप्टिकल मेजरमेंट किया जाता है, जो स्कैटरिंग लाइट होता है ना, यानी कि किसी भी डिस्टेंस में आपको अगर जाना है, जैसे एरोप्लेन में क्या होता है, लिडार होता है कि वो डिस्टेंस को अगर जानना चाहते हैं ना, तो लाइट के अकॉर्डिंग जो है उसको डिटेक्ट किया जाता है कि लाइट कितनी दूर जा रही है, तो उस हिसाब से उनका कुछ मेजरमेंट पैरामीटर होता है, उस हिसाब से वो लोग उसको नाप लेते हैं। सोनार क्या होता है? साउंड नेविगेशन रेंजिंग है, यानी कि ये भी एक रिमोट सेंसिंग है, लेकिन इसमें साउंड को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लिडार में क्या है, ये भी एक आपका रिमोट सेंसिंग है, लेकिन लाइट को डिटेक्ट किया जाता है। और रडार में क्या है कि यहाँ पे आपका जो है रेडियो वेव को डिटेक्ट किया जाता है। सोनार में क्या है कि साउंड को डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग है, HSI। ये एक टेक्निक है ना जिसके थ्रू लाइट का कितना ज़्यादा स्पेक्ट्रम है उसको एनालाइज किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ और भी मेथड है जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या चैलेंजेस है जो कि हमारे स्पेस बेस्ड अगर रिमोट सेंसिंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा। सबसे पहला है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, तो इसमें फिनेंशियल रिसोर्सेज की कमी के कारण हम लोग इसको शायद इस्तेमाल ना कर पाए, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी। आप लोग देखते हो जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का और जितना ज़्यादा फीचर्स का आपको फ़ोन चाहिए उतना ज़्यादा आप लोग को पैसे फेंकने पड़ते हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि जब हम लोग को इतना माइन्यूट सा डिटेल्स हमें प्रोवाइड कर रहा है विथ क्लियर पिक्चर, तो ये टेक्नोलॉजी कितना ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन सही है तो ये एक्सपेंसिव भी होगा। तो ये चीज़ें होती है कि हमारे यहाँ फिनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है, टेक्नोलॉजी और स्किल गैप भी है कि हमारे यहाँ हम लोग टेक्नोलॉजी को तो लाने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, लेकिन क्या उस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हमारे यहाँ उतने स्किल्ड वर्कर्स है, उतने स्किल्ड लोग हैं, उतने स्किल्ड इंजीनियर्स हैं हमारे यहाँ। तो ये एक तरीके का गैप आता है। साथ ही डेटा चैलेंजेस है, यानी कि रिस्ट्रिक्टिव डेटा एक्सेस हम लोग को हो पाएगा। हमारे यहाँ जो ऑलरेडी डेटा है ना उसको भी एनालाइज करने के लिए डेटा एनालिटिक्स की कमी है हमारे यहाँ। स्पेस डेब्रिस है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हमारे द्वारा और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में आप देखते हो कि सारे कंट्रीज़ तो नहीं, लेकिन बहुत मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो अपने सैटेलाइट को ऊपर भेजती है ना, उनके बहुत सारे सैटेलाइट्स ऐसे होते हैं जो कि जो लॉन्च व्हीकल के साथ जाते हैं, तो उनके डेब्रिस जो है ना वो स्पेस में पड़े हुए हैं, तो कचरे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो ये भी एक अर्जेंट इशू है कि आज के डेट में नंबर ऑफ़ जो स्पेस डेब्रिस है ना वो हमारे अर्थ में बढ़ते ही जा रहा है। साथ ही रिस्क और सिक्योरिटी कंसर्न है। इमेजेस और डेटा जो यहाँ पे रिमोट सेंसिंग स्पेस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के थ्रू जो ये प्रोड्यूस होता है ना, इसको हम लोग मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन एसिमेट्रिक भी क्रिएट हो सकता है, जिससे कि हमारी जो मार्केट एक्टर है ना वो एडवर्सली अफेक्ट हो सकते हैं। यानी कि आप एक तरीके से ऐसे समझो कि अगर हम लोग इस तरीके का माइन्यूट डेटा अगर निकाल के ला रहे हैं, इन्फॉर्मेशन अगर निकल कर आ रहा है, तो इस इन्फॉर्मेशन को अगर हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किए और इस इन्फॉर्मेशन का अगर मिसयूज़ हो गया, तो कहीं ना कहीं हमारे नेशन के लिए, हमारे इंडिविजुअल के लिए ये रिस्क हो जाता है। जैसे आपका मोबाइल है, आपके पास बहुत सारे डेटा होते हैं, बहुत सारे लोगों का फ़ोटोज़ होता है, बहुत सारी ये, कुछ लोग उनको बहुत ही, तो कुछ लोग उनको यूज़ करते हैं बेटर तरीके से, कुछ लोग मिसयूज़ भी करते हैं। तो वही चीज़ है कि डेटा आज के डेट में एक बिग ऑयल है, इसको कितने बेटर तरीके से यूज़ किया जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर मिसयूज़ किया जाए तो हमें उतने ही ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। अब देखते हैं कि ये सारे चैलेंजेस है जो कि छोटी मोटी चैलेंजेस नहीं है, ये ऐसी चैलेंजेस है जिससे कि ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग इस तरीके की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल ना कर पाए। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? सबसे पहली बात है कि अगर हमारे पास पैसे की कमी है, हम इतने महंगे सामान नहीं खरीद सकते, तो हम एक तरीके का ये तो कह सकते हैं ना कि कोई और इन्वेस्टर्स आए, इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही जो हम लोग का इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा भी आप लोग देखो कि अगर डेटा को सिक्योर करना है तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, जिसके थ्रू हम लोग जो हाई अमाउंट ऑफ डेटा है उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही रेगुलेशन और गाइडलाइंस है, यानी कि अगर आप लोग देखो कि इंटरनेशनल कॉपरेशन है, गाइडलाइंस है, मिटिगेशंस मेजर्स है, ये सारी चीज़ है जिसके थ्रू हम लोग ह्यूमन स्पेस जो एक्सपेंशन है और जो कचरे है स्पेस में उसको हम लोग कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। तो ये पूरी बात यहाँ पे कही गई है। अब आइए एक बार हम लोग यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं कि एक्चुअली हमने क्या पढ़ा। स्पेस बेस्ड रिमोट सेंसिंग
सबसे पहले आप समझे कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है। सेंस करके किसी भी डेटा के बारे में अगर आपको बता दिया जाता है, किसी भी चीज़ ऑब्जेक्ट के बारे में अगर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है, तो उसे हम लोग जो है रिमोट सेंसिंग कहते हैं। ठीक है, न्यू पॉलिसी लाई जा रही है जिसमें एक ही बात रखा गया है कि हम लोग सबसे पहला एम यही है कि आत्मनिर्भर भारत होना है, यानी कि हम लोग के यहाँ अपनी खुद की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है और स्पेस में हम लोग को कमर्शियलाइज़ होना है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को जो है स्पेस में जो कंपटीशन है वो हमें बढ़ाना है, हम लोग को अपने आप को डेवलपमेंट करना है। तो अगर हम लोग इस तरीके का काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अर्थ में बहुत सारी चीज़ें हैं, नेचुरल रिसोर्सेज इतनी ज़्यादा है कि अगर हम लोग इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। आज की डेट में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में हम लोग काउंट होते हैं, बेशक है कि आगे चल के हम लोग डेवलप कंट्रीज़ बन सकते हैं, लेकिन हम लोग को वो सारी चीज़ों का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करना है। तो कहाँ कहाँ हम लोग डेटा सेंसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं ये पता चल गया। बहुत तरीके के ऑलरेडी डेटा सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल होता है, लिडार, सोनार, ये सब इसके बारे में हमने बता दिया। अब कैसे हम लोग स्पेस बेस्ड जो रिमोट सेंसिंग है उसको हम लोग इंडिया के डेवलपमेंट के लिए और भी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे हम लोग इंडिया को डेवलप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ भी हम लोग देखें। लेकिन चैलेंजेस बहुत हद तक ज़्यादा है, तो चैलेंजेस क्या है और कैसे हम लोग इसको ओवरकम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ भी हम लोग यहाँ पे देखें। आइए इसी के साथ एक और आर्टिकल देखते हैं जो कि है पीएम वाणी। पीएम वाणी है, इसका फुल फॉर्म ज़रूर याद रख लीजिएगा। ये है प्राइम मिनिस्टर, डब्ल्यू फॉर वाईफाई, ए फॉर एक्सेस, एन फॉर नेटवर्क, आई फॉर इंटरफेस। ठीक है, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो ये क्या हो गया कि वाईफाई को एक्सेस करना है और इसके लिए नेटवर्क इंटरफेस बनाना है। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा अभी ये अप्रूव किया गया है कि एक पब्लिक वाईफाई नेटवर्क को क्रिएट करना, यानी कि आप लोग देखते हो कि रेलवे स्टेशन जाते हो तो वहाँ पे आप लोग को किसी किसी रेलवे स्टेशन पे वाईफाई मिलता है, फ्री वाईफाई मिलता है, कॉलेजेस में फ्री वाईफाई मिलती है, कोई आपका कॉम्प्लेक्स में, मॉल में फ्री वाईफाई मिलता है। तो यही चीज़ें यहाँ पे पीएम वाणी स्कीम के द्वारा कहा गया है कि फ्री वाईफाई प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो इनिशिएटिव है इसका एम यही है कि वायरलेस जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो पूरी तरीके से हमारे कंट्री में प्रोवाइड करना है। पीएम वाणी इकोसिस्टम में अगर हम लोग देखें तो डिफरेंट प्लेयर्स के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाएगा। एक तो होगा यहाँ पे पब्लिक डेटा ऑफिस, दूसरा होगा पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर, ऐप प्रोवाइडर होंगे, सेंट्रल रजिस्ट्री होगी। तो इट मीन्स कहाँ कहाँ ये आपका ऑपरेट किया जाएगा, डिफरेंट प्लेयर्स है, जैसे कि पब्लिक डेटा ऑफिस है जहाँ पे एक पब्लिक डेटा ऑफिस होता है, ऐसा ऑफिस है जहाँ पे पब्लिक डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। कुछ ऐप प्रोवाइडर है जो एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं उनके तरफ से, साथ ही सेंट्रल रजिस्ट्री है, यानी कि एक सेंट्रल रजिस्ट्री होगा जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड किया जाएगा सारे डेटाज को और नेटवर्क को जब ये प्रोवाइड करेंगे। तो पब्लिक नेटवर्क जो है वो यहाँ पे पीडीओ जो पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर है ना, उनके द्वारा ये सेटअप किया जाएगा और वो यहाँ पे वाईफाई सर्विस प्रोवाइड करेंगे पीडीओ के थ्रू, यानी कि जहाँ से आपका पब्लिक डेटा ऑफिस है यहाँ से आपका जो है वाईफाई सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये अगर आपसे पूछा जा सकता है कि ये वाईफाई सर्विस कहाँ से प्रोवाइड किया जाता है, तो एक एग्रीगेटर है, यानी कि पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर है जहाँ से सर्विस वाईफाई की सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ये जो आपका पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर है ना, ये बैंडविड्थ जो है बहुत बल्क में ये खरीदता है, वो भी लाइसेंस्ड जो टेलीकॉल्स है या आईएसपी है उनके द्वारा इसको ख़रीदा जाता है और फिर ये बहुत सारे जो छोटे छोटे पब्लिक ऑफिस एग्रीगेटर है ना उसको वो बेच देते हैं और बाद में फिर उनको वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए ऑफ़र करते हैं, यानी कि कस्टमर्स को जो है वो ऑफ़र किया जाता है कि आप इस तरीके से कनेक्टिविटी जो है वो आप ले लो, यानी कि वाईफाई को कनेक्ट करो। जैसे मान लीजिए कि दिल्ली में ही आप अगर देख सकते हो कि दिल्ली में अगर एक जगह, ठीक है, एक जगह दिल्ली के सेंटर में यहाँ पे आपका एक पीडीओ है, ठीक है, पीडीओ ए है, यानी कि पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर है। इसके थ्रू क्या किया गया कि साउथ एक्स में जो है एक यहाँ पे पीडीओ ए है, उसके बाद आप लोग देखो कि आपका साउथ दिल्ली में है और उसके बाद आपका नॉर्थ दिल्ली में है, वेस्ट दिल्ली में है, ईस्ट दिल्ली में है, इस तरीके से 4 जगह आपका डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये भी आपका पीडीओ ए होगा, ये भी आपका पीडीओ ए होगा, ये भी पीडीओ ए है। इट मीन्स कि ये आपका एक पीडीओ ए है जो कि ये क्या किया ना कि कोई एक लाइसेंस जो टेलीकॉस है उससे बैंडविड्थ खरीद लिया। बैंडविड्थ क्या होता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक का रेंज होता है कि आपको अगर इंटरनेट यूज़ करना है तो एक होता है ना वाईफाई का भी रेंज होता है, तो वाईफाई का रेंज क्या होता है, वो बैंडविड्थ हम लोग कहते हैं। तो ये बैंडविड्थ जो है ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा बल्क में परचेज़ किया जाता है इसके द्वारा, और ये क्या किया ना कि छोटे छोटे जो पीडीओए है ना उसको ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, इसको भी बेच दिया, इसको भी बेच दिया, इसको भी। उसके बाद यहाँ पे भी आप मानो कि अगर आप नॉर्थ दिल्ली में हो तो वहाँ पे भी आपको वाईफाई सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, साउथ दिल्ली में हो तो वहाँ पे भी आपको इस सर्विस के थ्रू वाईफाई सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, और अगर आप लोग ईस्ट दिल्ली में हो, वेस्ट दिल्ली में हो, तो ये सारी जगह से आपको जो है वाईफाई सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से फ्री वाईफाई जो है ना पूरे एक सिटी में आपका कवर किया जाएगा। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करके जो है यहाँ पे आपका पूरे कंट्री में इसको कवर करने की बात की जा रही है, ठीक है।
गवर्नमेंट के द्वारा एक एप्लीकेशन भी डेवलप किया जाएगा जिसमें कि यूज़र्स खुद को रजिस्टर करेंगे और फिर उनके द्वारा वानी कंप्लाइंट जो वाईफाई हॉटस्पॉट है वो उसको डिस्कवर कर पाएंगे। इट मीन्स कि अभी आप लोग देखो, जैसे कोविड-19 की जो वैक्सीन आपको लगानी है तो उसके लिए भी आपको कोविन एप्लीकेशंस को अब डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आप उस पे इंस्टॉल करोगे तो आपको बताया जाएगा कि हाँ, आपको किस हॉस्पिटल में जाकर कोरोना लगाना है, तो वो आपको कोरोना लगाना कोरोना वैक्सीन लगानी है, तो वो आपको डिटेल उस एप्लीकेशन में पता चलेगा जब आप रजिस्टर कराओगे। सेम इसी तरीके का अगर आपको वाईफाई के बारे में पता करना है कि अच्छा साउथ एक्स में या फिर नॉर्थ दिल्ली में या फिर आपका ईस्ट दिल्ली में कहीं पे भी आपका वाईफाई फ्री सर्विस है कि नहीं वानी का, तो वो आप कैसे पता कर सकते हो। इनका जो खुद का एक एप्लीकेशन होगा उसमें खुद को रजिस्टर करके आप डिस्कवर कर सकते हो कि हाँ, इस एरिया में कहाँ कहाँ पे वानी का जो है आपका फ्री वाईफाई प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है। ऐप प्रोवाइडर जो है ना वो भी ये एनेबल करेंगे कि कस्टमर्स की क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे। अब ये एक यहाँ पे सोचने वाली बात है। ठीक है। यानी कि आप एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हो, आपको ये जानना है कि कहाँ वाईफाई सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड डिटेल्स देना होगा। अगर आप वाईफाई सर्विस के लिए पेमेंट करते हो इलेक्ट्रॉनिकली, कैश में नहीं देते हो, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, तो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स देना होगा। और ये जो ऐप प्रोवाइडर्स है ना वो क्लोजली यहाँ पे किसके साथ वर्क करेंगे, तो PDOA के साथ ये वर्क करेंगे। ठीक है। ओके, तो ये एक वाईफाई सर्विस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जब अभी मैं आपको बता रही थी कि फ्री वाईफाई सर्विस, तो ये मैं फॉर एग्जांपल के लिए आपको बता रही थी, लेकिन वानी में फ्री वाईफाई सर्विस नहीं है। ये आपको वाईफाई प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ पे करना है। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर कीजिएगा। सेंट्रल रजिस्ट्री जो है ना वो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो ऐप प्रोवाइडर है उनके सारे डेटास को मेंटेन करेंगे। जितने भी PDOA है और जितने भी PDO है, इनके डेटा को ये मेंटेन किया जाएगा किसके द्वारा, एक सेंट्रल रजिस्ट्री के द्वारा। उसके बाद जो PDOA है वो यहाँ पे नेसेसरी प्रोविजंस बनाएंगे कि हर एक साल यूज़र की डेटा को जो है स्टोर करना है, तो उसके लिए एक लीगल प्रोविजंस होना चाहिए। यानी कि कानून के तहत जो है आपके डेटा को स्टोर किया जाएगा इस एग्रीगेटर में। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप लोग का डेटा कहीं पे भी स्टोर किया जाएगा और उसके साथ कुछ भी होगा, नहीं। एक बहुत अच्छे कानून के साथ यहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाएगा। फाइन। उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे कोई भी लाइसेंस फ़ी नहीं है। यानी कि जो भी ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रोवाइड किया जा रहा है ये सारे पब्लिक वाईफाई नेटवर्क के थ्रू, तो इसमें कोई भी लाइसेंस फ़ी नहीं देने की ज़रूरत है। बस यहाँ पे कस्टमर को क्या है कि अगर वो चाहते हैं कि नेटवर्क को एक्सेस करे PDOs के थ्रू, तो वो बस यहाँ पे eKYC ऑथेंटिकेशंस करने के बाद जो है वो आराम से जहाँ पे भी वानी का वाईफाई अगर प्रोवाइड किया जा रहा है तो वहाँ पे वो लोग वाईफाई को एक्सेस कर सकते हैं। eKYC ऑथेंटिकेशंस क्या होता है, नो योर कस्टमर। जैसे आज के डेट में आप लोग की बैंक अकाउंट होगी या फिर पेटीएम वगैरह आप यूज़ करते हो, तो KYC नॉर्म्स को आपने पूरा किया होगा। इट मीन्स कि आप अपने आधार कार्ड को बैंक के साथ लिंक करो, आप अपने पैन कार्ड को बैंक के साथ लिंक करो, यानी कि अपना कुछ प्रूफ दे दो, आइडेंटिटी प्रूफ, उसके साथ आप लोग को लिंक करना ज़रूरी है। तो इसके साथ भी है, यानी कि अगर आप लोग यहाँ पे वानी ऐप को यूज़ कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसमें भी आप लोग को यहाँ पे अपना आइडेंटिटी देना है। क्यों? क्योंकि आप लोग जो है क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले कि ये वानी ऐप का बेसिक चीज़ आप समझ गए, लेकिन अब इसके आगे सिग्निफिकेंस बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये समझो कि एक्चुअली इतने देर से वाईफाई कह रहे हैं, आप लोग भी वाईफाई बहुत इस्तेमाल करते हो, लेकिन बेसिक चीज़ पता होना चाहिए कि एक्चुअली वाईफाई होता क्या है। तो वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है। ठीक है। वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है जिसमें कुछ डिवाइसेस को अलाउ किया जाता है, जैसे हमारे कंप्यूटर हो गए, हमारे मोबाइल हो गए, स्मार्टफोन हो गए, या फिर कुछ अदर इक्विपमेंट है, जैसे कि आप देखते हो प्रिंटर है, वीडियो कैमरा है, जो कि यहाँ पे इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं। तो कुछ ऐसे डिवाइस जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं तो उसको हम लोग वाईफाई कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना कि ये सारे डिवाइसेस को यहाँ पे अलाउ किया जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है। हम लोग वाईफाई यूज़ क्यों करते हैं, जैसे आप लोग वाईफाई के थ्रू इंटरनेट चलाते हो, तो इंटरनेट अगर चलाते हो तो इट मीन्स कि आप लोग वाईफाई से कुछ इंटरनेट के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन भी तो मांग रहे हो ना। कहीं आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो या फिर आप लोग जो है वेब ब्राउज़र में जाकर कुछ भी सर्च कर रहे हो, इट मीन्स क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को ले रहे हो। और जब आप लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हो, वहाँ पे आप लोग अपने फ़ोटोज़ डालते हो, अपनी कुछ प्रोफाइल में कुछ चीज़ें अपडेट करते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन इनपुट करते हो, तो इट मीन्स क्या हो गया, आप लोग वाईफाई के थ्रू क्या करते हो कि वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन देते हो। यानी कि एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन है उस नेटवर्क में, आपके डिवाइस से लेकर जो है यहाँ पे वाईफाई के थ्रू जो यहाँ पे आपको डिवाइस में आपका इंटरनेट आ रहा है, तो वो एक नेटवर्क के थ्रू आता है जिसमें कि आपका इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है।
ये वायरलेस नेटवर्क है क्योंकि आपको कहीं पे तार लगाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी जाओ आप अपने मोबाइल में वाईफाई ऑन करते हो, आपका जो है नेटवर्क आ जाता है। तो इसलिए इसको वायरलेस नेटवर्क कहते हैं। और इसमें 3 एसेंशियल एलिमेंट है। सबसे पहला क्या है कि रेडियो सिग्नल है। जैसे अभी हम लोग ने पहले पढ़ा था कि बहुत तरीके के सिग्नल होते हैं, रेडियो सिग्नल होता है, साउंड सिग्नल होता है, नेविगेशन के लिए आप लोग देखोगे साउंड सिग्नल होता है, रेडियो सिग्नल होता है, और साथ ही साथ जो है आप लोग का रिमोट सेंसिंग होता है। तो इसी का एक बहुत बड़ा टाइप हम लोग पढ़े थे। और इंफ्रारेड सिग्नल होता है। तो इसमें कौन सा सिग्नल होता है? रेडियो सिग्नल होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि वाईफाई को जब आप इस्तेमाल करते हो तो उस नेटवर्क में कौन सा सिग्नल होता है? तो कह मत दीजिएगा कि इंफ्रारेड होता है या कुछ भी। इंफ्रारेड वही उसी में होता है जहाँ पे आपको रेड कलर का कुछ बटन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपका रेडियो सिग्नल यूज़ होता है। एंटीना होते हैं और राउटर होते हैं। ऑब्वियस है आप लोग भी घर में अपने यहाँ राउटर लगाते हो जिसके थ्रू पूरे घर में एक सर्टेन डिस्टेंस तक आप लोग फ्री वाईफाई इस्तेमाल करते हो। फ्री तो नहीं होता है, हर महीने रिचार्ज करना होता है। तो एक राउटर की ज़रूरत है, एंटीना की ज़रूरत है जो कि आपके राउटर में ही लगा रहता है इस तरीके का, और एक रेडियो सिग्नल की ज़रूरत है जिसके थ्रू ये वाईफाई वायरलेस नेटवर्क प्रोवाइड किया जा सकता है। मोबाइल डेटा जो है ना वो बहुत ही एसेंशियली ये काम करते हैं जिस तरीके से आपका वाईफाई काम करता है। इट मीन्स कि आप अपने मोबाइल में जो है हर मंथ का रिचार्ज कराते हो, या फिर जियो का 555, 444 बहुत सारे प्लान आते हैं, तो आप उस हिसाब से रिचार्ज कराते हो ना। तो आप अपने मोबाइल डेटा, आप अपने मोबाइल में जो रिचार्ज कराते हो उसका मोबाइल डेटा इस्तेमाल करते हो। तो वैसे जो आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो ना उसमें और वाईफाई का इंटरनेट इस्तेमाल करने में कोई भी तरीके का डिफरेंट नहीं है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। साथ ही आप देखो कि ब्लूटूथ और वाईफाई, ये कई बार पूछा जाता है कि ब्लूटूथ और वाईफाई में क्या अंतर है। तो ब्लूटूथ के थ्रू जो है आप लोग देखो कि कोई भी डेटा को आप लोग ट्रांसफ़र करते हो, लेकिन ये दोनों जो है ना एक तरीके का आपका वायरलेस कम्युनिकेशन है, ये एक कॉमन है, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ब्लूटूथ क्या है कि एक्चुअली ये आपका जो है ना शॉर्ट रेंज डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, यानी कि सामने सामने रहोगे तभी ब्लूटूथ का जो है आपका काम करेगा, और इसके थ्रू आप लोग इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हो। लेकिन वाईफाई क्या होता है? हाई स्पीड ये वेव एक्सेस और इंटरनेट होता है। वाईफाई में आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हो, ब्लूटूथ में क्या होता है कि बस आप लोग अपने डेटा को शेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हो, वो भी शॉर्ट रेंज में। जो ब्लूटूथ का रेंज है वो आपको अबाउट 10 मीटर ही देखने को मिलेगा, लेकिन वाईफाई का रेंज कितना 100 मीटर तक भी जाता है। ब्लूटूथ का अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ डिवाइसेस लिमिट होते हैं, यानी कि आप एक टाइम में जो है ना लिमिटेड नंबर ऑफ़ डिवाइसेस को ही कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन वाईफाई में आप देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स जो है यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही ब्लूटूथ की अगर बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक अडेप्टर की ज़रूरत होती है जो कि एक दूसरे को कनेक्ट किया जाता है, और ये एक सिंपलर है यूज़ करने का। इसमें बहुत ही कम पावर लगता है अगर वाईफाई के कंपैरिजन में देखें। ये एक एडवांटेज है ब्लूटूथ का। अदरवाइज़ आप लोग देखो कि वाईफाई की ज़्यादा एडवांटेज होती है, या फिर दोनों में आप लोग को अलग ही तरीके का देखने को मिलेगा। तो कहीं पे भी आपसे ब्लूटूथ और वाईफाई में कंपेयर करने के लिए दे दिया जाए, क्योंकि आप लोग यूपीएससी में भी देखते हो कि डायरेक्ट यूपीएससी इस तरीके का वाईफाई से क्वेश्चन नहीं पूछेगी, वो कहीं ना कहीं आपके कंपैरिजन में इस तरीके का क्वेश्चन पूछ देती है। ये 2-3 स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको दे दिया जाएगा, आप में भी वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, जिससे कि यूपीएससी कितना भी आपके क्वेश्चंस को घुमा लेना, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो घूमना नहीं चाहिए। वो एक बार अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर और स्ट्रॉन्ग हो गया ना, तो क्वेश्चंस किसी भी तरीके का आता है आप उसको करेक्ट करके ले जाओगे। तो बात यही है कि अगर हम लोग ब्लूटूथ में देखें तो ये शॉर्ट रेंज में आपका शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, और साथ ही साथ आपका 10 मीटर तक ही होता है। लिमिटेड नंबर ऑफ़ डिवाइसेस यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन वाईफाई में क्या है कि वाईफाई में आप लोग हाई स्पीड में जो है इंटरनेट को इस्तेमाल करते हो, 100 मीटर तक का इसका रेंज होता है, और यहाँ पे मोर नंबर ऑफ़ यूज़र्स, एन नंबर ऑफ़ यूज़र्स को यहाँ पे कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है। तो ये सारे कुछ यहाँ पे हम लोग बेसिक चीज़ें देख चुके हैं। अब देखते हैं कि पब्लिक वाईफाई का क्या यहाँ पे सिग्निफिकेंस है, क्यों हमारी सरकार जो है इतना ज़्यादा फोकस कर रही है कि एक पब्लिक वाईफाई भी होना चाहिए। सबसे पहला क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और वाजिब सी बात है, क्योंकि आप लोग जो यहाँ पे डेटा रिचार्ज करते हो जियो का, पहले तो फ्री में दे रहे थे, लेकिन आज के डेट में जो आप लोग पैसे देकर करते हो, चाहे वोडाफोन का करा लो, चाहे आप लोग एयरटेल का करा लो, तो वो थोड़े महंगे होते हैं एज़ कम्पेरिजन टू जो आप लोग वाईफाई को इस तरीके का वाईफाई अगर आपको पब्लिक वाईफाई लेना होता है तो आप लोग को मिनिमम कॉस्ट यहाँ पे देना होता है। तो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं यहाँ पे। बहुत सारे लोग जो है इस तरीके का नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो बहुत बेटर होता है कि आप अगर किसी बिल्डिंग में रहते हो, किसी जैसे कोई कॉम्प्लेक्स में रह रहे हो, एयरपोर्ट जा रहे हो, तो वहाँ पे आप लोग आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है।
उसके बाद डीकॉन्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क होता है, यानी कि पब्लिक वाईफाई नेटवर्क का जो इस्तेमाल होता है ना, इससे क्या होता है ना कि टेलीकॉम सर्विस में जो लोड है ना वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आप लोग जो अपने फ़ोन में इस्तेमाल करते हो उससे लोड ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अगर एक ही राउटर से बहुत सारे लोग अगर उससे उससे नेटवर्क को इस्तेमाल करें ना, तो उससे बहुत कम जो है यहाँ पे टेलीकॉम सर्विस में लोड जाता है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होती है, यानी कि यहाँ पे यूटिलाइजेशन जो है लार्ज और हाई कैपेसिटी फाइबर नेटवर्क का, जो कि यहाँ पे भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क के द्वारा बनाया जाता है, रेलटेल भी है, गेल भी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। और यहाँ पे जीडीपी भी बूस्ट होता है, यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा ऐसा कहा गया है कि 10% यहाँ पे इंटरनेट पेनिट्रेशन अगर हम लोग देखें तो ये इंक्रीज़ होगा, जिससे कि 1.4% जो है जीडीपी भी बढ़ेगा। यानी कि जिस कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है उनका 1.4% तक कहीं ना कहीं यहाँ पे जीडीपी इंक्रीज़ होता है। 10% तक अगर इंटरनेट कनेक्शन अगर आपका बढ़ा है, इट मीन्स कि 10% में से 1.4% आपका जीडीपी होता है, तो बहुत बड़ी बात है। पब्लिक हॉटस्पॉट एक इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ ब्रॉडबैंड, यानी कि पब्लिक हॉटस्पॉट ही आप लोग प्रोवाइड कर दो, जिससे कि आप लोग देखो कि हर एक लोग तक जो है ना ये हम लोग लास्ट माइल तक इंटरनेट को प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जो रूरल और अर्बन डिवाइड है उसको यहाँ पे हम लोग कम कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें इंडियन टेलीकॉम सर्विस परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिपोर्ट के द्वारा, जो कि ट्राई की रिपोर्ट है, उनके द्वारा ये बताया गया ना कि हमारे ग्रामीण इंडिया में देखेंगे तो ये लिमिटेड है, 29% ही है। अगर अर्बन इंडिया की बात करें तो 93% तक इंटरनेट की यहाँ पे पेनिट्रेशन है, यानी कि अर्बन इंडिया में 93% लोग जो है इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी कंपैरिजन में अगर हम लोग यहाँ पे रूरल इंडिया की बात करें तो सिर्फ 29.2% ही लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी है। इससे क्या होगा, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा, एंटरप्रेन्योर को यहाँ पे काम मिलेगा, लोकल बिजनेस को काम मिलेगा, आईटी इंजीनियर हो गए, ऐप डेवलपर हो गए, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हो गए, तो हर एक तरीके से आपका जो है यहाँ पे जॉब भी बढ़ेगा। साथ ही फिजिकल सेविंग भी होगा, यानी कि सरकार की भी यहाँ पे सेविंग होगी काफ़ी हद तक, क्योंकि डिजिटल इन्फॉर्मेशन जो है वो पोर्टल या फिर वीडियो के थ्रू बताया जाता है, टेक्स्ट या पिक्चर के थ्रू बताया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये बैनर वगैरह बनाना होगा, होर्डिंग करना होगा, तो ये सारी चीज़ों में पैसे बहुत खर्च होते हैं। एक बार इस तरीके का पब्लिक वाईफाई आप सेट कर दो, उसके बाद आज के डेट में तो आप देखते ही हो कि सारी चीज़ें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रहा है। सारी चीज़ें जो है मोदी जी अपना भी कुछ भाषण देना होता है तो वो आज के डेट में वीडियो के ही थ्रू बता रहे हैं, बहुत कम जगह वो जाकर विजिट कर रहे हैं कोरोना को देखते हुए, तो ये बहुत आसान है। साथ ही आप देखो कि हर एक फील्ड में तो एप्लीकेशन निकल कर आया गया है कि आप ऐप के ज़रिए, और बहुत सारे फील्ड में आपको पोर्टल्स देखने को मिलेंगे कि आप पोर्टल्स के ज़रिए जो है सारे इन्फॉर्मेशन को आप लोग देख सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा सरकार के लिए कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार खर्चा कर दो, उसके बाद आराम से जो है अपनी सारी बातें भी पहुँचाते रहो और सारी सुविधाओं भी जो है लोगों को मिलते रहे। तो इसकी सिग्निफिकेंस आप समझ गए कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक तो सस्ता है, दूसरा है कि टेलीकॉम नेटवर्क पे भी, कंपनी पे भी ये आपका कम लोड पड़ेगा, यूटिलाइजेशन बेटर तरीके से हो पाएगा, हमारा जीडीपी बूस्ट हो पाएगा, और जो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र और अर्बन क्षेत्र में जो यहाँ पे डिवाइड है वो काफ़ी हद तक कम हो पाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाएगा, और हमारा जो फिजिकल सेविंग है यानी कि सरकार की जो यहाँ पे खर्च है वो कहीं ना कहीं कम हो पाएगी। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि बहुत ही अच्छा सब कुछ रहता है, कहीं ना कहीं चैलेंजेस हमेशा रहती है। तो चैलेंजेस ये है कि पब्लिक वाईफाई एसेसिबिलिटी जो है ना, इसमें सिक्योरिटी अटैक बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि आप लोग देखते हो कई बार आपको ये देखने को मिलता है कि वार्निंग आती है कि हर एक एयरपोर्ट में जाकर जो आपका यूएसबी चार्जर लगा रहता है आप लोग उसमें अपने फ़ोन को चार्ज कर देते हो। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि हैकर्स वहाँ से भी हैक कर लेते हैं, सर्वर में आपके जो है हैकर्स उसमें इंक्लूड हो, सर्वर में जो किसी भी तरीके का जो है हैकर्स का कोड होता है। आप जब भी कहीं पे भी पब्लिक, यानी कि आप लोग मान लो कि रेलवे में या फिर रेलवे प्लेटफॉर्म में या फिर आप लोग एयरपोर्ट में कहीं पे भी चार्जिंग में अगर किसी और का यूएसबी लगा हुआ है, वहाँ पे आप यूएसबी भी लगा रहता है, आप लोग बस जाकर अपने मोबाइल को लगा दो, तो वहाँ पे आप अपने मोबाइल को चार्ज करने लगाते हो ना, तो आपके मोबाइल का जितना भी डेटा है वो सर्वर के थ्रू फेच हो जाता है। तो ये एक सिक्योरिटी अटैक होता है, यानी कि आप लोग देखो कि आपकी सिक्योरिटी जो है पूरी तरीके से नहीं रहती है। काफ़ी लोग इस चीज़ को जो है कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग इसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं, यानी कि पब्लिक वाईफाई को यूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके सर्वर में ही बहुत तरीके का हैकर्स की कोड प्रेजेंट होती है, तो आपकी जो डेटाज है उसको कहीं ना कहीं स्नैच करने का डर रहता है, और जो आपका अनऑथराइज्ड एक्सेस आप करते हो तो उसका मिसयूज़ भी हो सकता है। सेकंड है कि फिनेंशियल स्टेटस अगर हम लोग टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर का देखें, यानी कि आप लोग को भी पता है कि जो टेलकॉस है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज डेट में है, यानी कि बहुत ज़्यादा कर्जे में जा रहा है, जिसके कारण आप देखो कि वाईफाई डिप्लॉयमेंट हमारे कंट्री में जो है बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है।
उसके बाद लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि हमें यहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए, वाईफाई प्रोवाइड करने के लिए इलेक्ट्रिक कनेक्शन की ज़रूरत है दोनों जगह पे, या तो रूरल की बात करें या सेमी अर्बन एरिया में, लेकिन ये चीज़ों की कमी देखने को मिल रही है। साथ ही कस्टमर के द्वारा भी बहुत तरीके का मैनुअल एक्शंस फॉर पीरियोडिक जो लॉगिन है, यानी कि कहीं का भी आप अगर वाईफाई एक्सेस करते हो तो उसका खुद का पासवर्ड होता है, लॉगिन आपको करना होता है, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कस्टमर को हर्डल्स फेस करना पड़ रहा है। और साथ ही यहाँ पे राइट ऑफ वे इश्यूज़ भी है, यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगा, हर एक जगह एक जैसा प्रोसीजर नहीं होता है। अप्रूवल आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज़ के द्वारा दिया जा रहा है, जिससे कि इस तरीके का ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू जो इंटरनेट प्रोवाइड करने की बात की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे कि डिले हो रहा है। साथ ही मोबाइल टावर भी बैठाने में डिले हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ जो भारत नेट है, भारत सरकार की जो योजना है भारत नेट, उसके तहत जो है रखा गया है कि 1.5 लाख जो ग्राम पंचायत है उनको डिजिटाइज़ किया जाएगा, उसमें जो है आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया जाएगा, और ये भी प्रोवाइड किया जाएगा ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू, जो अंडरग्राउंड होता है, एक तार बिछाया जाता है, वो मोटी पाइप होती है, उसके अंदर तार होता है, वो आपका पूरा अंडरग्राउंड जो है और समुद्र के अंदर से भी उसको बिछाया जाता है। मोबाइल टावर होते हैं वो भी आपका ओवरग्राउंड होता है, यानी कि आपको ज़मीन के ऊपर देखने को मिलता है, जो इस तरीके का टावर लगाया जाता है, जिससे कि आपका इंटरनेट का तार जो है ना वो आपके गांव-गांव घर-घर तक पहुंचाया जाता है। तो ये दोनों काम आप देखते हो कि बहुत धीरे हो रहा है। अगर तेज़ी से होता तो अब तक हमारे कंट्री में ये काम हो चुका होता, हर एक कोने-कोने में जो है इंटरनेट की फैसिलिटी मिलती। लेकिन क्योंकि ये काम इतना ज़्यादा तेज़ी से नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पे डिले देखने को मिल रहा है। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं, पता नहीं कैसे ओवरकम हो पाएगा, लेकिन हाँ, चैलेंजेस आती है सॉल्यूशन के साथ, तो सॉल्यूशन भी है। कहा जा रहा है कि वाईफाई हॉटस्पॉट्स डिप्लॉयमेंट जो है ना एज़ पर इंडियाज़ पॉपुलेशंस होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया जो है सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, तो उस हिसाब से हम लोग को वाईफाई हॉटस्पॉट देना ज़रूरी है। यूज़र डेटा को जो है मल्टीपल एजेंसीज़ के द्वारा यहाँ पे हैंडल भी किया जाता है, जैसे ऐप प्रोवाइडर है, पीडीओए है, पीडीओ है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम्स है। तो ये सारे जो है एवरी स्टेजेस में जो है यूज़र के डेटा को सेफ़ हैंडलिंग प्रोटोकॉल कर सकते हैं, यानी कि इतने सारे आप लोग देखो कि यहाँ पे मल्टीपल एजेंसीज बैठी है इस चीज़ को हैंडल करने के लिए, वाईफाई इंटरनेट को हैंडल करने के लिए। तो ये भी ज़रूरी है ना कि यहाँ पे यूज़र जो सोच रहे हैं कि वो अगर इस तरीके का पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल करेंगे और उनके डेटा फेच हो सकते हैं, चोरी हो सकते हैं, मिसयूज़ हो सकता है, तो वो काम ना हो, क्योंकि इतने तरह तरीके के यहाँ पे एजेंसीज़ हैं, तो वो बार बार जो है यूज़र जब यहाँ पे इंटरनेट को इस्तेमाल करें तो उनकी जो डेटा है, स्टोरेज है, शेयरिंग है, इंक्रिप्शन है, ग्रीवियंस रिड्रेशल है, ये सारी चीज़ों को बेटर तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए। कंज्यूमर एजुकेशन हो और हैंड होल्डिंग हो, इट मीन्स कि यहाँ पे आप लोग देखो कि डिजिटल लिटरेसी की बात की जा रही है। कंज्यूमर एजुकेशन तो ठीक है, होती दूसरी बात है, लेकिन यहाँ पे डिजिटल लिटरेसी है कि आप ठीक तरीके से अपने जो है जो भी डिवाइसेस है, चाहे वो आपका डेस्कटॉप हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे आपका मोबाइल हो, किसी भी तरीके का अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है तो उसको आप बेटर तरीके से इस्तेमाल कर पाओ। साथ ही सीमलेस यहाँ पे वाईफाई रोमिंग होना चाहिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको लोग जो है ना यहाँ पे वाईफाई ऑन द मूव, यानी कि आप लोग जो है रोमिंग, रोमिंग क्या होता है, पहले के ज़माने में यहाँ पे रोमिंग कॉल करते थे, यानी कि आप अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चल जाओ तो उस समय जो है ना आपका इनकमिंग फ्री जो था वो आपका बंद हो जाता है, आपको आपको पहले रिचार्ज कराना होता था, है कि नहीं। रोमिंग पैक भी आता था पहले के टाइम में, तो क्या ज़माना हुआ करता था कि जब दूसरे राज्य जाते थे तो रोमिंग पैक बढ़ावा मीन्स उसको भी रिचार्ज करवाते थे, एक अलग ही सिस्टम था। आज के डेट में ये सारी चीज़ें तो ख़त्म ही हो गई है, तो कभी सुनती हो तो लगता है कि हाँ ये भी चीज़ थी जो मैं करती थी। तो वाईफाई रोमिंग जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेट अगर आप लोग एक राज्य में रह के इस्तेमाल कर रहे हो, तो अगर आप लोग मूव कर रहे हो, यानी कि एक सिटी से दूसरे सिटी भी आप लोग अगर मूव कर रहे हो ना, तो वो इंटरनेट जो है आप इजीली एक्सेस कर सको, तो ये सीमलेस वाईफाई रोमिंग भी होना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छी यहाँ पे आपका एक सजेशन दिया गया है। इसको आप लोग ऐड ऑन कर सकते हो कहीं पे भी जहाँ आपको ज़रूरत लगता है आंसर राइटिंग में। तो ये रही पूरी वाणी, ठीक है। वाणी के बारे में हम लोग ने देखा कि सरकार का क्या प्लान है और इसमें किस तरीके का काम चल रहा है। ये डायरेक्टली आप लोग देख सकते हो कि इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंक्लूड किया गया है, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे वाईफाई के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, बट ये आपका गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो वाईफाई, ये आपका वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। एक पब्लिक वाईफाई प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे आपका एम रखा गया है
जिसके तहत बहुत सारे यहाँ पे आपके स्टेजेस हैं। वाईफाई क्या है, वाईफाई और ब्लूटूथ में क्या डिफरेंस है, ये हमने देखा। वाईफाई का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों यहाँ पे सरकार पब्लिक वाईफाई प्रोवाइड करना चाहती है, इसमें आने वाले चैलेंजेस क्या है, बाधाएं क्या है, और कैसे इसको ओवरकम किया जा सकता है, क्या क्या यहाँ पे वे फॉरवर्ड है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। तो आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। कल हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी एक बहुत ही शानदार चीज़ है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी तो ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुकी है, लेकिन ये ऐसे टॉपिक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, आपका बिटकॉइन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि ख़त्म नहीं होने वाले। तो इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि रिपीटेडली हर ईयर आपको इस तरीके के टॉपिक से क्वेश्चन साइंस एंड टेक्स्ट में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। अगर आपको ये लेसन अच्छी लग रही है, आपको समझ में आती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल हो पाता है, तो उसके लिए लाइक कर दीजिए। और आगे जुड़े रहने के लिए, क्योंकि हर एक दिन आपको 4 बजे यहाँ पे ये लेसन देखने को मिलता है, तो उसे देखने के लिए, उसे एंजॉय करने के लिए आप लोग को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और साथ ही साथ इसके साथ अगर कोई भी आपको डाउट है या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो। थैंक यू।